डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स एंड मेजरमेंट यानी कि मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी एंड मापन के सेक्शन फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि 3 भागों में बटा है। स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग्स एंड यूजेस। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो इस वीडियो सीरीज का पहला लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था इस बारे में, फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे इस लेक्चर में। और दूसरा हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसको बारंबारता वितरण भी हम हिंदी में कहते हैं। और तीसरा हम जानेंगे कि मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या है, जैसे मीन मीडियन मोड हम अक्सर सुनते हैं सांख्यिकी में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम इसमें जानेंगे वो होगा कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी मीनिंग क्या है। मीनिंग हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मीनिंग क्या है, उसके यूजेस क्या है, ठीक। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का इन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में, मनोवैज्ञानिक मापन में। और मनोविज्ञान में जैसा कि हम जानते हैं कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का। तो उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करते हुए थोड़ा और रिफॉर्म वे में हम इसको सीखेंगे। और नंबर 2 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बारंबारता वितरण, उसको हम हिंदी में कहते हैं। उसमें बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ठीक। द्विचरीय जिसको कहते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स को हम दोनों तरफ से एक्स और वाई एक्सिस में दोनों को, जैसे कि हम ये एक्स वाई एक्सिस को मान ले, वाई एक्सिस इसको मान ले, तो दोनों ही तरफ से, दोनों ही एक्सेस से जो फ्रिक्वेंसी को हम प्रदर्शन करते हैं उसको बाइवेरिएट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। जैसे ग्राफ का मैंने यहाँ उदाहरण दिया कि इसमें ग्राफ में ग्रुप्ड डेटा को कैसे रिप्रेजेंटेट करना है, क्या क्या उसके मेथड हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, ठीक, हिस्टोग्राम होता है, बार डायग्राम होता है, ओजाइव होता है। वो कैसे हम अपने ये फ्रीक्वेंसीज आती हैं, बारंबारता आती हैं, लोग कैसे इसमें व्यक्त करते हैं, कैसे उसको ग्राफ में उसको दर्शाना है, ये सब बातें इसमें। तो अर्थ क्या है और उसके यूजेस क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसको ग्राफ में कैसे दर्शाना है, यहाँ तक तो हम इसमें जान जाएंगे। उसके बाद फाइनली जो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या क्या होती हैं, जिसमें पहला हम जानेंगे कि मीन यानी कि मध्यमान क्या होता है, दूसरा हम जानेंगे मीडियन यानी कि मध्यांक क्या होता है, ठीक। और तीसरा यानी कि मोड यानी कि बहुलक क्या होता है और इनके विशेषताएं क्या है और इनको कंप्यूट कैसे करते हैं, गणना कैसे करते हैं। इन तीनों ही मीजर्स की, इन तीनों ही मीजर्स को कैसे काउंट किया जाता है, कैसे इसका कंप्यूटेशन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है डेटा में, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जानते भी होंगे जिन्होंने इसको पहले पढ़ा होगा। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस सेक्शन को। जो सबसे पहला आपका इसमें सेक्शन है, सबसे सेक्शन का पहला जो यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक। स्टैटिस्टिक्स मीनिंग एंड यूजेस, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल मीनिंग। तो मीनिंग क्या है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जाना था, मीनिंग होता है कि सांख्यिकी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित की एक शाखा है जो डेटा के, न्यूमेरिकल डेटा हो या दूसरा क्वालिटेटिव डेटा हो, दोनों ही डेटा के, न्यूमेरिकल डेटा के कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन से संबंधित जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, गणित की शाखा है जो डेटा का कलेक्शन कैसे करना है और उसकी गणना कैसे करनी है व्यवस्थित ढंग से उसको बताता है, उसको करने का मेथड है स्टैटिस्टिक्स। तो ये इसकी मीनिंग है बेसिक। और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में, जो पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसमें डिस्कस किया था कि 2 टाइप्स की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है और प्रेडिक्टिव या इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। लेकिन जो और इसको हम गहराई से देखें और जब हम इसको पढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सब्जेक्ट को, तब हम पाते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो मूल रूप में 2 रूपों में बटा है, ठीक। वो कैसे हम पढ़ते हैं उसको, पहला तो हम एजम्पशंस के आधार पर समझते हैं,
पूर्व कल्पनाओं के आधार पर हम स्टैटिस्टिक्स को जानते हैं कि पूर्व कल्पनाएं या उन जो मानक होते हैं सांख्यिकी की प्रक्रियाओं के, सांख्यिकी का जो हम टेस्ट लगाते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, तो उन मानकों के आधार पर दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स होती है। एज्यूम्पशंस के आधार पर, पूर्व कल्पनाओं के आधार पर। उसमें जो पहला होता है पैरामेट्रिक होता है, दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में प्राचल सांख्यिकी कहते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक प्राचल कहते हैं। पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि जैसा कि नाम से पता चला, पैरामीटर है, किसी चीज का एक स्टैंडर्ड है। जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर क्या है उसका, कि सबसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से लिया हो वो सैंपल। जब भी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हम लगाते हैं तो जब भी हमारा सैंपल हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमने पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लगाया। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है जब भी कोई हम डेटा कलेक्ट करें, जैसे कि एनपीसी कुछ स्टूडेंट अगर जानते हो, तो इस ढंग से उस डेटा की प्रॉपर्टी दिखती है, बेल शेप्ड में दिखती है। ठीक, जब भी हम कोई डेटा लेते हैं, स्कोर्स मान लें इधर है और फ्रीक्वेंसी मान लें इधर है, ठीक, एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स में स्कोर हो गया और वाई में फ्रीक्वेंसी हो गया। तो जब भी हम कोई स्कोर्स लेते हैं वो बेल शेप्ड में अगर आता है, इस तरीके का बेल आकृति उसमें बनती हुई दिखती है, तब उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो डेटा हमारा पैरामेट्रिक है। तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, पैरामेट्रिक पॉपुलेशन से लिया हुआ हमारा डेटा हो, ये तो पहली शर्त है। उसके बाद दूसरा क्या है कि रैंडम सिलेक्शन हो सैंपल का। जो भी हमने सैंपल लिया हो, जो भी रिसर्च के लिए, जो स्टेट्स के लिए जो हमने डेटा लिया हो लोगों के बीच से, वो रैंडम होना चाहिए, अपनी सुविधाजनक नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे होना चाहिए कि उसको हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक, कहीं से भी उठा लिया हो। यानी कि हम अपने फेवरेबल देखें, हम अपनी आसानी देखी हमने सैंपल को उठाने में। उससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा की रिप्रेजेंटेटिव जो उसमें वैल्यू होती है सैंपल की, पॉपुलेशन के ऊपर, उस डेटा के ऊपर, जैसे मान लीजिए हमने पिछले उसमें उदाहरण में दिया था कि हम छात्रों के या स्टूडेंट्स के या छात्राओं के तनाव लेवल का हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम कैसे रैंडम सिलेक्शन करेंगे उस सैंपल का। रैंडम सिलेक्शन करने के लिए सैंपल का हम डेटा को, उसमें बहुत सी टेक्निक्स होती हैं सैंपलिंग की, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, वो एक अलग डिस्कशन का मैटर है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सीधे सीधे अर्थ में हम उसको ये समझें कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करें हैं तो रैंडमली करें, उसको ऐसे करें कि उसमें ये ना हो कि भाई हमने अपनी इजीनेस के आधार पर, कन्वीनियंस के आधार पर हमने उसको डेटा को ले लिया, सैंपल को ले लिया, जिससे कि हमारा रिसर्च बाइस्ड आ जाए। ठीक, जैसे हमने तनाव में छात्रों का चुनाव करना है तो हम रैंडमली लेंगे, ऐसे लेंगे कि जो हर क्षेत्र के उसका प्रतिनिधित्व करे, जैसे वो ग्रामीण भी बच्चे हो जाएं, उसमें शहरी भी हो जाएं, इकोनॉमिकली मिडिल क्लास भी हो जाए, अपर हो जाए, लोअर हो जाए, हम कुछ क्राइटेरिया हम उसमें नहीं देखते, हम सीधे रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा। तो उसको रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए डेटा का। और दूसरा रैंडम असाइनमेंट होना चाहिए। ठीक, रैंडम सिलेक्शन एंड द रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट क्या होता है, जब भी हमने डेटा ले लिया, अब जब उनमें हम स्टडी करेंगे, जब उनके ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम ये करना चाहते हैं कि जो योगा करते हैं बच्चे और जो योगा नहीं करते हैं, इन दोनों के बीच में हम अंतर देखना चाहें, तो हमने जैसे 100 बच्चे ले लिए, रैंडमली ले लिए कहीं से भी, ठीक, और वो ठीक ठीक प्रतिनिधित्व तो हमें करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और एनपीसी में भी वो आ रहे हैं ठीक ठीक, नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने लिया है डेटा। तो रैंडम सिलेक्शन तो हमने कर लिया सैंपल का, अब रैंडम असाइनमेंट कैसे करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर योगा का इम्पैक्ट देखना है स्ट्रेस के ऊपर। क्या योगा करने से स्ट्रेस लेवल में कोई सुधार आता है, हम ये जानना चाहते हैं। तो हम 2 ग्रुप बनाएंगे, 50 स्टूडेंट्स के ग्रुप होंगे जो योगा करते हैं, 50 के होंगे जो नॉर्मल हैं, जो कोई योगा नहीं करते, अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल डेली रूटीन अपनाते हैं। तो उन 2 जो ग्रुप्स हैं, एक वो है जो योगा करने वाला, एक न करने वाला, उन दोनों ग्रुप्स में हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
तब उसको कहेंगे कि रैंडम असाइनमेंट। असाइनमेंट भी ऐसा हो अपनी स्वेच्छा या अपनी सुविधा के आधार पर ना हो, जो पर्सनल इफेक्ट ना है। जैसे मान लीजिए हम पहले से ही मान के चलें कि ये बच्चे जो हैं योगा करने वाले हम पहले से उठा लें, नहीं, हम किन्हीं भी उन 50 बच्चों को ले लेंगे, किसी भी टेक्निक से ले लेंगे, जिससे कि 50-50 हम बराबर बराबर उनको बांट देंगे दो ग्रुप से, तो उसको कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला हम समझ गए पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होने के लिए क्या जरूरी है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन पर बेस्ड होना चाहिए वो सैंपल। ठीक है, जैसे कि हमने एनपीसी का उदाहरण दिया यहाँ पर। और रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, रैंडम असाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, और पॉसिबल टू बी मेजर ऑन इंटरवल स्केल, और उसका वो पॉसिबल होना चाहिए किसमें, उसका जो मेजरमेंट हो इंटरवल स्केल में हो जाए। जैसे कि स्केल मैंने पिछले वाले उसमें डिस्कस किया था कि 4 टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल एक जनरली कैटेगरिकल स्केल है, जिसमें कैटेगरी नाम के आधार पर हम उसको बांट देते हैं। जैसे 4 ग्रुप बना ले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या हम टीम ए टीम बी टीम सी, इस तरीके से हम बांट दें, कम्युनिटी के आधार पर बांट दें, तो वो जनरली नॉमिनल जेंडर के आधार पर बांट दें, वो नॉमिनल स्केल उसको कहते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल आता है क्रम के आधार पर, जैसे फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकेंड रैंक होल्डर, थर्ड होल्डर, फोर्थ रैंक होल्डर, ये सब ऑर्डिनल स्केल कहलाए। एक क्रम में हमने उसको बांट दिया सैंपल। लेकिन ये तीसरा स्केल होता है वो इंटरवल स्केल होता है। वो क्या होता है, इंटरवल स्केल में, जो कि हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए जरूरी होता है। जैसे स्ट्रेस की हम मेजरमेंट करें, तो स्ट्रेस लेवल 0 तो नहीं हो सकता, हम तो नहीं कह सकते कि भाई इस व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल 0 है या इस व्यक्ति का 100 है, क्योंकि जो साइकोलॉजी के जो मेजरमेंट होते हैं वो रेशियो स्केल पर है। ठीक, चौथा जो स्केल होता है वो रेशियो होता है। जैसे भार की बात करें वो रेशियो स्केल में है, भार 0 भी हो सकता है, लंबाई 0 भी हो सकती है, और 100 मीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, लेकिन स्ट्रेस नहीं हो सकता। हमें नहीं कहते कि स्ट्रेस 0 है या पर्सनालिटी 0 है इसकी, या इसमें डिप्रेशन 0 है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक, तब हम कैसे जानते हैं कि स्ट्रेस लेवल कैसा है, तब हम अंतर के माध्यम से हम उसको समझते हैं। जैसे इंटेलिजेंस की बात करें, बुद्धिमत्ता की बात करें, तो हमें समझेंगे कि जो हाईएस्ट एंड पर जो इंटेलिजेंस लेवल के लोग हैं, लोएस्ट एंड पर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, और बीच के एंड पे लोग हैं, और जो जिस स्टूडेंट का हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस लेवल पर है, तो इस आधार पर अंतर करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरवल स्केल कहते हैं। तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए भी जरूरी होता है साइकोलॉजी में कि इंटरवल स्केल में उसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, अंतराल के माध्यम से हम उसको अध्ययन कर पाते। तो 3 चीज हम समझ गए कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या आवश्यक है, प्राचल सांख्यिकी के लिए क्या आवश्यक है। एक तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से लिया हो सैंपल, ठीक, मतलब उसमें बेस्ड हो, या जो हमारा डेटा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रतीत भी हो रहा है। और दूसरा रैंडम सिलेक्शन हो, रैंडम असाइनमेंट हो सैंपल का। ठीक, और तीसरा पॉसिबल टू बी मेजर ऑन इंटरवल स्केल, अंतराल मापनी में जिसका अध्ययन संभव हो। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्राचल सांख्यिकी में क्या हो सकता है। इसमें ठीक इसके विपरीत है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, इसमें एनपीसी की कोई बात नहीं है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है। ठीक, और नो गारंटी फॉर रैंडम सिलेक्शन और असाइनमेंट, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। जो बात करें जेंडर की, मेल फीमेल को लेने की, ठीक, अब हम रैंडमली ले तो सकते हैं, ठीक, डेटा मेल फीमेल का हमने रैंडमली सेलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेल है वो पहले से मेल है, जो फीमेल है वो पहले से फीमेल है। मुझको ये तो नहीं कह सकते कि रैंडमली हम उसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे 100 बच्चे हमने ले लिए, मान लिया जाए स्ट्रेस लेवल हमने मेजर करना है 100 बच्चों, हमने 50 मेल ले लिए, 50 फीमेल ले लिए, रैंडमली ले लिए। ठीक, अब हम चाहते हैं कि 2 ग्रुप में बांट दें, मेल फीमेल को अलग अलग, तो जो मेल होंगे वो मेल होंगे, जो फीमेल होंगे वो फीमेल होंगे। ठीक है, तो हम उसका रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो साइकोलॉजी में, इसीलिए सोशल साइंसेस में जो भी रिसर्चेज होती हैं वो 0 रेशियो स्केल पर नहीं, मतलब रेशियो स्केल पर नहीं हो पाती, यही इसमें कारण होता है। ठीक है, तो पहला हम समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, ठीक, और रैंडम सिलेक्शन, रैंडम असाइनमेंट की कोई गारंटी नहीं होती इसमें। और ऑर्डिनल
और नॉमिनल स्केल पर उसका मेजरमेंट सब। ठीक, ऑर्डिनल या क्रमिक रूप से हम उसको मापन कर सकेंगे, क्रम के आधार पर, जैसे मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी इसको क्रम के आधार पर हम उसको समझें। और नॉमिनल आधार पर, जैसे जेंडर है, रिलीजन होता है, एरिया होता है रहने का, उस आधार पर अगर हम उसको करें। सबसे नॉमिनल कहने का मतलब सबसे शुरुआती है स्केल है, और क्लासिफिकेटरी भी कहते हैं उसको, क्लासिफिकेशन के आधार पर उसका स्टडी जो होता है। तो समझ गए हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। पूर्व कल्पना हो गया था, मानकों के आधार पर दो रूप में बटा होता है। ठीक, और जो दूसरा है, पहला तो हम समझ गए कि बेस्ड ऑन बेसिक एजम्पशंस। ठीक, दूसरा है, अब आएगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूजेस प्रोसेस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर वीडियो में, पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसको हमने डिटेल डिस्कशन दिया है इसका, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स उस वाले वीडियो को, इस लेक्चर सीरीज के पहले वीडियो को ध्यान से देख लें, इसको पूरा डिटेल में बताएं। फिर भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, यानी कि वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या होती है। जब भी मिले हुए डेटा का हम वर्णन करने की कोशिश करें, कोई भी हमें डेटा मिला, कोई भी हमें स्टडी के रॉ मटेरियल, रॉ डेटा मिल गया, स्टडी आउटकम्स मिले, उसका हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। जैसे कि हमने अपनी बात की कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें, टेबुलेशन करें, उसमें सेंट्रल टेंडेंसी देखें, जो हम अभी जिस बारे में बात करेंगे, वेरिएबिलिटी देखें कि हमारा डेटा कितना विचलित है, कितने उसमें वेरिएशन है, कितने उसमें टॉप एंड लोअर एंड पे कौन कौन से डेटा है, उनके बीच में कितनी दूरी है, मीन से कितनी दूरी है। ये सब बातें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीखी जाती हैं, समझी जाती हैं। और जो दूसरा है इसमें इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान, यानी कि पूर्व कथन करने की कोशिश करते हैं। एक हम रिसर्च से हायर लेवल पर उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, एक भविष्य कथन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने टी टेस्ट की बात की है, टी टेस्ट लगाते हैं, इसमें एनोवा लगाते हैं, अंतर देखने की कोशिश करते हैं दो सैंपल्स के बीच में, उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको सिग्निफिकेंस डिफरेंस देखते हैं, और रिलेशनशिप देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, केस है, किस रूप में है, कितनी प्रभावी है। जैसे कि हमने बात की कि हम देखें कि योगा और मानसिक स्वास्थ्य का क्या संबंध है। ठीक, जैसे ग्राफ से हम इसको समझने की कोशिश करें, योगा और मानसिक स्वास्थ्य, हम एक्स एक्सिस में योगा को बताते हैं और वाई एक्सिस में मानसिक स्वास्थ्य। तो जो व्यक्ति योगा करता हुआ दिखेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी धनात्मक जाता हुआ दिखेगा। ठीक, तो उसको कोरिलेशन या रिग्रेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि संबंध देखने के लिए दो वेरिएबल्स का, जो ग्राफ में इस ढंग से हमें वो डेटा निकल के आएगा, हमें इस रूप में मिलेगा। और डिफरेंस देखने के लिए इसी की ही बात कर ले हम। जैसे डिफरेंस हमने देखना है, एक्स एक्स में हमने कैटेगरी रख ली, ठीक, और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी रख ली। ठीक, जो भी फ्रीक्वेंसी आई हमने यहाँ से दिखा ली, और जो भी कैटेगरी है मेल और फीमेल की हमने इस वाले बार में दिखाई। ठीक, तो मेल और फीमेल के स्ट्रेस लेवल में अंतर आ रहा है, फीमेल में ज़्यादा दिख रहा है या मेल में कम दिख रहा है, जो भी हमें मिले रिजल्ट में, तो इस रूप में हम उसको दर्शाएं, तो इसको कहते हैं कि डिफरेंस देखना। ठीक, जब हम दिखाएं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसमें बता रहा हूँ मैं, तो इस ढंग से भी हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस लगाते हैं, कैसे उसका एक ग्राफ तैयार करते हैं, ये सब बातें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सब है, और बाकी डिटेल जो इसका एनालिसिस है, डिटेल जो डिस्कशन है, इसमें हमने पिछले वीडियो में कर दिया है, वहाँ से इसको समझें बच्चे। और जो बात आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स का साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के अंतर। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में जब भी मनोवैज्ञानिक मापन हम करते हैं, मनोविज्ञान के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मनोविज्ञान के जो
वेरिएबल्स होते हैं, जो भी संप्रत्यय होते हैं, उनका हम कैसे मापन करते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है सांख्यिकी की उन मापन में, ये सब। तो एज वी नो वी कैन साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं डेटा को, डिस्क्राइब कर पाते हैं, और इन्फ्रेंस यानी कि पूर्व कथन, अनुमान या भविष्य कथन हम उसमें करने की कोशिश करते हैं सांख्यिकी के माध्यम से। तो इसलिए दैट विल रिजल्ट इन साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी एंड यूनैनिमिटी ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक। यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है कि जब हम सांख्यिकी के माध्यम से कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी डेटा के ऊपर काम करते हैं, तो वो एक तो साइंटिफिक होता है सबसे पहले, उसमें डेटा का साइंटिफिकली ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें इन्फ्लुएंसेस लगाए जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में एज वी नो साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज, जो साइंटिफिकली जो जब भी हम साइकोलॉजी का मेजरमेंट करते हैं हमें डेटा प्राप्त होता है, ठीक। तो उसको हम साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं, उसमें इन्फ्लुएंसेस लगा पाते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। जिसका क्या लाभ होता है, इसका यह लाभ होता है कि दैट विल रिजल्ट इन साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी। जो भी हम साइकोलॉजी में स्केलिंग करेंगे, जो भी हम टेस्ट करेंगे, उसमें साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी होगी, उसकी साइंटिफिक वैल्यू होगी, मान्यता होगी, और यूनैनिमिटी, सबकी एक रूप से मान्यता होगी। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे पुरानी जो रिसर्च थी, पुरानी जो साइकोलॉजी में साइंस डेवलप होने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट है उनको हम साइकोलॉजी इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं थे, उसमें कोई रिसर्च बेस्ड नहीं थी। इसलिए यहाँ पर सांख्यिकी की आवश्यकता है साइकोलॉजी में, क्योंकि हम साइंटिफिक एक तो मान्यता मिले उन कॉन्सेप्ट्स को, रिजल्ट्स को, और दूसरा यूनैनिमस हो, एक मत हो लोग सब उसमें, इसलिए भी आवश्यकता होती है। और बाकी सीधे सीधे अर्थ में हम जानते हैं कि सांख्यिकी की क्या जरूरत है साइकोलॉजी में, रिसर्च के लिए, डेटा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डेटा के टेबुलेशन के लिए, इन्फ्लुएंसेस लगाने के लिए, फ्यूचर भविष्य कथन करने के लिए, न केवल सांख्यिकी की साइकोलॉजी में बल्कि सोशल साइंसेज में, बिहेवियरल साइंसेज में जरूरत होती है। इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है, और भी कई साइंसेज में इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। उसमें पहला है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, बार डायग्राम क्या है, रोज़ाइक क्या है, ठीक। अब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में आवृत्ति वितरण कहते हैं। तो सांख्यिकी में आवृत्ति वितरण एक तालिका होती है जो किसी सैंपल में विभिन्न परिणामों की आवृत्ति को दर्शाती है, ठीक। हम फ्रीक्वेंसी जब हम लेते हैं, जब भी स्केल, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं साइकोलॉजी में, या कोई हम टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें डेटा मिलता है, जैसा कि हमने उदाहरणों में डिस्कस भी किया है। तो जब भी वो डेटा प्राप्त हमें होता है तो आवृत्ति वितरण वही है, हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, फ्रीक्वेंसी को बताएं कि जो भी स्कोर्स आए हैं वो कौन से स्कोर ज़्यादा बार आए हैं, कौन से स्कोर कितनी बार आया है, और इस क्लास इंटरवल्स के बीच में कितने स्कोर आते हैं, ठीक। इसमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं, ग्रुप्ड डेटा हम कर लेते हैं, अनग्रुप्ड कर लेते हैं, और वो एक डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि हमने इन तीनों ही यूनिट्स को, इस पूरे सिलेबस को, इस पूरे सेक्शन को एक ही उसके अंदर कवर करना है, एक ही लेक्चर में कवर करना है। तो उसमें एक मैं मोटा मोटा एक व्यू देते हुए इसमें चल रहा हूँ, जो कि बच्चों को समझ भी आ जाए और उसे पढ़ भी सकें, और जिसको और डिटेल्स में पॉइंट वाइज इसको पढ़ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें भी हम विचार कर सकते हैं। तो वही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक तालिका बनाते हैं जिसमें हम चाहे बिना ग्रुप्ड करें डेटा को, क्लास इंटरवल न बनाएं, सीधे सीधे हम स्कोर लिख लें और ये बता दें कि ये स्कोर इतनी बार आया है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि हम 100 बच्चों के ऊपर तनाव का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। तो 100 हमारे पास स्कोर आ जाएंगे, तो उन 100 स्कोर को हम समझेंगे कैसे, तो उसको समझने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस ढंग से ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों ढंग से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं, ठीक है।
तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द्विचरीय आवृत्ति वितरण क्या होता है, अगला जो है वो होता है एकल चर की आवृत्ति वितरण को यूनिवेरिएट वितरण कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक चर है, यहाँ पर क्या है हमारे उदाहरण में स्ट्रेस एक सिंगल चर है, ठीक, सिंगल वेरिएबल है। ऐसे जब दो वेरिएबल हो जाए तो उसको बाइवेरिएट कहते हैं। स्ट्रेस के साथ साथ हम योगा को भी दर्शाएं, या हम जीवन में पॉजिटिविटी को दर्शाएं, एंग्जाइटी को दर्शाएं, ठीक। तो दो वेरिएबल जब हम एक ही ग्रुप के अंदर, जैसे 100 बच्चों के अंदर हम दोनों ही टेस्ट एक ही साथ कराएं, उनको टेबुलेशन एक ही बार में दोनों का करें, तो उसमें दो एक्सेस बनेंगे, ठीक। एक एक्सेस बनेगा, दूसरा वाई एक्सिस इसमें बन जाएगा, ठीक, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस में हम स्ट्रेस को दर्शा दें, वाई एक्सिस में हम दूसरा जो वेरिएबल हम जैसे हमने एंग्जाइटी या डिप्रेशन के ऊपर किया उसको हम दर्शा दें, तो उसको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसके दो चरिय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक। अब इसको और डिटेल्स में समझना पड़ना हो तो उसमें अलग से हम उसमें डिस्कस कर पाएंगे। इस लेक्चर वीडियो में हम इसको इस रूप में मोटे मोटे रूप में समझ सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स अपने स्टडी जो मटेरियल है उनसे समझें और बुक्स के अंदर डिटेल्ड में उसको समझें। ये मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा। तो डेटा सेट में बड़े पैमानों पर अवलोकन होते हैं, तो उन्हें दो तरफा तालिका का उपयोग करके संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक दो तरफा तालिका दो चर के साथ जुड़ी हुई है, एक्स और वाई कहते हैं, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ग्राफ से समझाने का प्रयास किया है। और प्रत्येक चर के लिए कई वर्गों को एक ही विचार को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि एक तरफा मामले में जब y के लिए x और n वर्ग के लिए m वर्ग होते हैं, तो दो तरफा तालिका में m इंटू n सेल्स होंगी। वही जो मैंने आपको समझा दिया कि दो हम इसमें एक्सिस बना लेंगे और दोनों ही एक्सिस से दोनों वेरिएबल को प्रेजेंट करने की या उसमें उसको उस ग्राफ में दर्शाने की कोशिश करेंगे या उस टेबल में दर्शाने की कोशिश करेंगे, तो उसको कहेंगे कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहेंगे, ठीक। जब भी हम जैसे कि हमने एक तो यूनिवेरिएट क्या होता है, एक हम टेबल बना लेते हैं उसमें और उस वेरिएबल को दर्शा लेते हैं, उसमें स्कोर लिख लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ठीक। अब बाइवेरिएट में जब दो चर हैं तो उसको क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस बना लेंगे, एक वाई एक्सिस बना लेंगे, तो दोनों ही उनको उसको दर्शा लेंगे, तो उसको बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, ठीक। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप में हम दोनों को दर्शाते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका वो का जो टॉपिक है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब भी डेटा, एक तो हमने यहाँ बात कर ली, ठीक, कि टेबुलेशन के माध्यम से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बारंबारता वितरण यानी कि उसका टेबुलेशन कैसे किया जाता है ये हमने इसमें जाना। फ्रीक्वेंसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफ में हम उसको कैसे दर्शाते हैं डेटा को। तो सबसे पहला जो उसमें मेथड है बताया है वो हिस्टोग्राम है, यानी कि स्तंभाकृति है। जब भी हमें कोई स्कोर्स प्राप्त हो, जैसे कि उदाहरण की बात करें, उसको जब हम स्तंभों के रूप में यानी कि हिस्टोग्राम के रूप में यानी कि बारंबार आयतों के रूप में जब हम उसको दर्शाने को प्रयास करें तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। जैसे तनाव लेवल, जैसे हमने उदाहरण दिया कि तनाव का हमने बच्चों को अध्ययन किया, ठीक। यहाँ पर एक्स एक्सिस में आ गया स्कोर्स और वाई एक्सिस में आ गए फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक। तो हम स्कोर्स देख लेंगे कि बच्चों के किस बीच में थे। स्कोर्स को हम इसे दर्शाते गए, मान लिया जाए हमने 1 2 इस रूप में हमें, इस गैप में हमें स्कोर प्राप्त हुए 1 2 3 4 के रूप में, और जो भी यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई हमने भी उनको 5 10 15 20 इस रूप में इस वाले वाई एक्सिस में दर्शा दिया, ठीक। तो मान लिया जाए कि हमें 1 से 2 के बीच में हमें एक स्कोर प्राप्त हुआ, यानी कि एक से 2 के बीच में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो हमने एक आय चित्र बना दिया। तो उसी के बगल से हम रेखा लेके, जैसे मान लिया 2 से 3 के बीच में 3 है, तो इस ढंग से हम इसको बनाते जाएंगे और तो ये बन जाएगा, इसको कहते हैं स्तंभाकृति। इसमें खास बात यह है कि जो बार डायग्राम और हिस्टोग्राम के बीच में अंतर करती है वो अलग अलग होते हैं। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या अंतर होता है।
क्योंकि तीसरे नंबर का वही अंतर होता है कि ये जो हिस्टोग्राम होता है उसमें चिपके रहते हैं ये जो आयत है आपस में, और बार डायग्राम अलग अलग, क्योंकि वो कैटेगरिकल होता है। जैसे बार डायग्राम का मैं उदाहरण दे दूं, एक्स एक्सिस में यहाँ पर कैटेगरिकल वेरिएबल होगा और वाई एक्सिस में यहाँ पर स्कोर्स होंगे। जैसे मान लीजिए हम मेल्स और फीमेल्स के बीच में स्ट्रेस लेवल का अध्ययन कर लें, तो मान लीजिए मेल्स का स्ट्रेस लेवल 4 या 5 में हमें मिला, इन फ्रिक्वेंसी में बताया, और फीमेल्स में हमें इस रूप में ज़्यादा मिला। ठीक, तो इसको हम बार डायग्राम कहेंगे। ठीक, जिसमें अलग अलग हमने दर्शाया उन दो को, मेल को इस रूप में दर्शाया और फीमेल को इस रूप में हमने दर्शाया। ठीक, तो इसको बार डायग्राम कहते हैं। ये अलग अलग होते हैं। ठीक, ये अलग है, ये अलग। बल्कि जो हिस्टोग्राम होता है इसमें फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि इसमें बताते हैं हम, इसमें स्कोर्स बताते हैं, तो वो एक के साथ एक चिपकी होता है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? ठीक, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे कि आप हिस्टोग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बना हुआ। ठीक, तो इस हिस्टोग्राम में अगर हम इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको अगर मिला दें, ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसको कहते हैं। या तो आप बार बनाएं चाहे ना बनाएं, जो इनके मिड पॉइंट्स होते हैं दो स्कोर से बीच के, इनको जब हम मिला दें तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहता है, जिसको आवृत्ति बहुभुज भी कहते हैं। तो इस ढंग से है, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको हमें समझने में तकलीफ हो या दिक्कत हो। जो भी हमें स्कोर प्राप्त हुआ उसको ग्राफ के माध्यम से, जैसे हमने हजारों लाखों लोगों के बीच में, ये तो एक छोटी सी उदाहरण है कि 100 लोगों के बीच में हमने किया, तो इसको चलो मोटा मोटा वैसे भी समझ सकते हैं बिना ग्राफ के। अगर हम हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च करें तब हमें फिर ग्राफ की आवश्यकता होती है इजीली उस डेटा को समझने की, उस डेटा की कैसी प्रॉपर्टी है, डेटा कैसा लगता है, चित्र के माध्यम से उसको आसानी से समझ पाता है। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ग्राफ के माध्यम से उसको समझाया जाता है। तो हमने बार डायग्राम हमने जान लिया ये, ठीक, और हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन हमने जान लिया। ठीक, पॉलीगॉन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है। अब बहुभुज जो पॉलीगॉन है इसमें ये जो आयत है, स्तंभ, हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने इसी के ऊपर आपको समझने के लिए बता दिया। और जो फाइनल ओजाइव, जो भी फ्रिक्वेंसीज आती हैं उनको अगर हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जरा आगे उसको पढ़ेंगे, जो बच्चों ने सांख्यिकी पढ़ा हो उसको समझ पाएंगे। जब भी फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनका हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी काउंट करते हैं, तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको ओजाइव कहते हैं। प्रतिशत के आधार पर या परसेंटाइल के आधार पर हम उसको समझाते हैं, बताते हैं। संचयी प्रतिशत बारंबारता को उसको कहते हैं। जिसकी हमने क्रिकेट देखते हैं, हमने देखा होगा कि वो ग्राफ बढ़ता हुआ जाता है, तो उसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उसमें बताई जाती है, समझाई जाती है, ओजाइव उसको हम कहते हैं। ठीक, अब इसमें ये बात जानने की, जो प्रतिशत के आधार पर देखते हैं कि 0 से 100 के बीच में परसेंटाइल के रूप में, प्रतिशत के रूप में किस रूप में हमारा डेटा क्यूमुलेटिवली फ्रिक्वेंसी उसमें कैसी प्रॉपर्टी उसमें देखने को मिल रही है, इसका भी अपना महत्व है। अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ओजाइव की भी इसलिए आवश्यकता होती है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है डेटा का, ये भी हम समझ गए। अब हम जानते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स क्या हैं? मीन, मीडियन, मोड, जिस रूप में हम जानते हैं, स्टूडेंट्स जानते भी होंगे इसको, कि मीन यानी कि मध्यमान, मीडियन यानी कि मध्यांक, और मोड यानी कि बहुलक। क्या होता है, क्योंकि ये एक पूरे सेक्शन को कवर करता हुआ वीडियो है, इसलिए हम एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे पाएंगे, हर मेजर का अलग अलग करके बता तो नहीं पाएंगे पूरा कैलकुलेट में। हम एक मोटा मोटा स्टूडेंट्स को अनुमान, एक कंसेप्ट जो है क्लियर कर देंगे बच्चों का, एक कंसेप्ट फॉर्मेशन हम करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो जो मीन जो होता है, जब भी हमें कोई डेटा सेट से, स्कोर्स से
हमने जब भी उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानना होता है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानना होता है, हमने ये जानना होता है कि वो डेटा की एक सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि उसका एवरेज, यानी कि एक जो केंद्रीय उसकी प्रवृत्ति किस ओर है उस डेटा की, वो एवरेज उसका क्या बताना चाह रहा है। जैसे कि मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलक है। मध्यमान हम कैसे, किस चीज को हम मध्यमान कहते हैं? जैसे कोई दिया हुआ डेटा सेट होता है, स्कोर्स हैं, मीन किसको कहते हैं? हम स्कोर्स, नंबर ऑफ स्कोर्स को जब हम जोड़ दें और उन नंबर्स से भाग दे दें, जितने भी स्कोर्स के नंबर हैं उनसे अगर उसको भाग दे दें, उसको डिवाइड कर दें, तो उसको मीन यानी कि मध्यमान कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास 6 या 7 लोगों के कोई स्टूडेंट्स के स्कोर हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर। जैसे हमने स्ट्रेस का हम उदाहरण ले लें, हमारे पास स्ट्रेस स्केल पर लिए हुए 7 स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, ठीक, जो 0 से 10 के बीच में हो सकते हैं वो स्कोर। तो मान लिया जाए पहले स्टूडेंट का स्कोर हमें प्राप्त हुआ 2, ठीक, दूसरे का प्राप्त हुआ 3, तीसरे का प्राप्त हुआ फिर 3, चौथे का प्राप्त हुआ 4, पांचवें का प्राप्त हुआ 3, फिर एक का प्राप्त हुआ 6, ठीक, और दूसरे का हमें, और एक दूसरे व्यक्ति का फिर प्राप्त हुआ 4, ठीक। तो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स के 7 स्कोर हमें प्राप्त हो गए। तो मीन कैसे ज्ञात होगा? तो मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब होता है जहां जोड़, ठीक, एक्स का मतलब होता है स्कोर और एन का मतलब होता है संख्या। तो इन सभी स्कोर्स का जोड़ जब हम कर दें, सम कर दें, उसके बाद भागा एन कर दें, एन यहां पर है 7 करें तो वो हमारा मीन होगा जो हमें प्राप्त होगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन जैसे कि मध्यांक, मध्य का अंक, वैसे उस स्कोर में देखें तो मध्य में जो अंक है वो 3 है, ठीक, लेकिन यहां पर इसको हम मध्यांक नहीं कह सकते क्योंकि यह डेटा सेट जो है एक ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में जब होगा तब मध्य का होगा तो उसे हम मीडियन यानी मध्य का अंक कह सकते हैं, ठीक। कैसे? अब इसको ऑर्डर में हम कैसे बनाएंगे? ये सबसे, मान लिया जाए हम इस डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में बनाए, तो सबसे छोटा इसमें डेटा है 2, ठीक, उसके बाद है उससे बड़ा 3 है, ठीक, उसके बाद फिर 3 है, ठीक, फिर उसके बाद फिर 3 है, ठीक, फिर उसके बाद 4 है, ठीक, फिर उसके बाद फिर 4 है, ठीक, फिर उसके बाद 6 है, ठीक। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला है n+1/2। n मतलब होता है संख्या, संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास n है। तो n+1 7 + 1 हो गया 8, 2 हो गया 4, ठीक। तो यहां पर अब चौथा जो अंक होगा, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है जो भी इतना, चौथा जो यहाँ पर आया भी n+1/2th मीजर, ठीक। तो यहाँ पर जो n+1/2th मीजर है वो यहाँ पर 4 आया हमारा। तो 4 मतलब 4 हम गिनेंगे तो वो चौथे नंबर का जो मीजर होगा मीडियन से 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 मीडियन है। मीडियन का हम ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि मीडियन से लेफ्ट और राइट साइड, ऊपर या नीचे, दोनों ही तरफ समान समान अंक होने चाहिए, समान समान संख्या होनी चाहिए, तो उसको मीडियन कहते हैं। ये मध्यांक है, ठीक, MDN, ठीक, ये मीडियन है। अब यहां पर मीडियन हमें भी जान ले। अब मोड क्या होता है? मोड जो होता है इसको बहुलक कहते हैं। बहुलक मतलब जो बहुत आयात में या बहुत मात्रा में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मॉडल फ्रीक्वेंसी है।
तो अब यहाँ पर सबसे अधिक बार जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे हमारे पास 7 बच्चों के हमारे पास स्कोर्स हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर आया है, बार बार जो बच्चों ने स्कोर किया है, वह है यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बार जो आया है, 2 एक बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 2 बार, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो 3 आया है। ठीक, 3 बार आया है 3, तो यहाँ पर 3 जो हो जाएगा मोड हो जाएगा। ठीक, और जो फॉर्मूला है 3 मिलियन माइनस 2 मीन्स ये ग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला। जब डेटा ग्रुप में होता है, जब डेटा एक क्लास इंटरवल के रूप में डिवाइडेड होता है, तब उस डेटा से मोड निकालने का फॉर्मूला होता है। एक तो और भी फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता दूं, ताकि जिसको मीन और मीडियन निकालना आता है वो मोड भी इजीली निकाल सके। मोड के लिए अलग से उसे फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि फॉर्मूला तो अक्सर रटने ही पड़ते हैं। इसलिए फॉर्मूला एग्जाम के टाइम में या एग्जाम में याद करते हुए सारे के सारे याद करके ले जाना एक चुनौती हो जाती है। इसलिए ये जो मोड का फॉर्मूला है बहुत ही ईजी, इसमें याद रखना है कि जो मीडियन जो भी स्कोर्स है उसमें 3 मीडियन कर दिया, उसमें से मीडियन निकाला गुणा 3 कर दिया, और मीन निकाला गुणा 2 कर दिया, तो 3 मीडियन माइनस 2 कहते हैं। तो मीन, मीडियन और मोड, अब ये तो है अनग्रुप्ड डेटा में। कॉन्सेप्ट समझने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी की जो तीनों मेजर्स हैं उनके बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हमने करने की कोशिश की इस उदाहरण, इस लेक्चर के माध्यम से। तो अब फाइनली अब हम ये जानते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, सेक्शन 2 जो होगा लेक्चर का, वो होगा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर, विचलनशीलता के माप के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी से हम 3 चीज़ें जान सकते हैं, एक मीन, एक मीडियन और मोड। इससे केंद्रीय प्रवृत्ति तो हमें डेटा की पता चल जाती है कि डेटा का औसत मान क्या है, ठीक, और डेटा का मध्यकांक क्या है, और डेटा का सबसे ज़्यादा बार आने वाली जो फ्रिक्वेंसी स्कोर है वो क्या है, तो हम जान गए। लेकिन हम यह तो नहीं जान पाए कि डेटा किस रूप में विचलित हो रहा है, डेटा का अपर एंड क्या है, लोअर एंड क्या है, तो हम नहीं जान पाए। तो उसको जानने के लिए वेरिएबिलिटी की मेजरमेंट करनी होती है, वेरिएबिलिटी को मेजर करना होता है। तो फाइनली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता के माप के ऊपर होगा, जिसमें हम जो भी 3 भागों में बटा होगा उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है इसको हम जानेंगे, जिसमें रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और वेरिएंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है। ये सब चीज़ें हम इसमें हम जानेंगे। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो जैसा कि हमने आपको बताया था एनपीसी क्या होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी या प्रसामान्यता वक्र क्या होता है, बेल शेप्ड कर्व जो हमने बताया शुरुआत में वीडियो की, तो वो सब इससे जुड़ी हुई बातें हैं। सब वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता के जो कॉन्सेप्ट है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम, ठीक, पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेल शेप्ड कर्व की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, ठीक, और स्क्यूनेस क्या होता है, कार्टोसिस क्या होता है, तो डेटा किस दिशा में भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, ये सब इन 2 कॉन्सेप्ट से पता चलता है, स्क्यूनेस एंड कार्टोसिस से। और एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, ठीक, इसका कैसे यूज है, कहाँ यूज है, ये सब बातें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जो फाइनल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो कोरिलेशन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन क्या है, पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड जो होता है वो क्या होता है, स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन वो क्या है, उस बारे में बात करेंगे। ठीक, हालांकि कोरिलेशन एक अलग विषय है, वेरिएबिलिटी से हटके है, और जो वेरिएबिलिटी की बातें हैं वो एनपीसी और कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी ये सब है। ठीक है, तो ये सब इस रूप में हम इसको डिस्कस करेंगे इन 3 पॉइंट्स के आधार पर नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। तो आशा करता हूँ कि इस लेक्चर के माध्यम से हम जान पाए, इंट्रोडक्शन जान पाए सांख्यिकी का, और सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जान पाए,
भी अन्य जो भी बातें डिस्कस हुई उसको हम समझ पाए, जान पाए। ठीक, बाकी कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से हमसे पूछें और अपने बुक्स को रिव्यू करें, देखें, उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि सांख्यिकी प्रैक्टिस का ही विषय है। जो प्रैक्टिस में होता है वही याद रहती हैं ये सब बातें। और इसी प्रकार की नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए और अन्य जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।